नमस्कार। न्यूज़ 24 के खास कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ हैं कांग्रेस के युवा नेता और राजस्थान के अध्यक्ष सचिन पायलट जी। सीधे और तीखे सवालों के हमारे खास कार्यक्रम के हमारे खास मेहमान हैं सचिन पायलट, राहुल गांधी के भरोसेमंद, कांग्रेस का युवा चेहरा और सांसद सचिन पायलट के सामने नई चुनौती है। राजस्थान में कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने के बाद सचिन पायलट पर पार्टी में नई जान फूंकने का दारोमदार है। राजस्थान में कांग्रेस खस्ता हाल है। विधानसभा चुनाव में करारी हार से कैडर का आत्मविश्वास औंधे मुंह गिर चुका है। पार्टी बेदम है और अब दहलीज पर लोकसभा चुनाव है। कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे राजेश पायलट के बेटे सचिन पायलट को आसमानी हौसला दिखाना होगा। पार्टी को निराशा के गर्त से उबारने का करिश्मा करना होगा। क्या सचिन पायलट कांग्रेस की काया पलट कर पाएंगे? क्या राजस्थान में कांग्रेस फिर से अपने पैरों पर खड़ी हो पाएगी? क्या होगा सचिन पायलट का इलेक्शन प्लान? क्या होगी उनकी रणनीति? सचिन जी, ये बताइए कि बनाया तो आपको अध्यक्ष, लेकिन इतनी देर से क्यों बनाया? सही समय पर जब पार्टी को ठीक लगा तब वो जिम्मेदारी दी। 5 साल पहले मुझे मंत्रिमंडल में जगह दी, सरकार के मंत्री के रूप में मैंने काम किया। आज पार्टी ने मुझे एक और जिम्मेदारी दी है। तो समय के साथ जो हम लोगों को कहा जाता है, हम पार्टी के सैनिक हैं और जहां हमको कहेंगे हम वहाँ जाके काम करेंगे। मुझे लगता है कि कांग्रेस के इतिहास में इतनी कम उम्र में आज तक किसी को अध्यक्ष नहीं बनाया होगा। नहीं, उम्र की तो बात ही नहीं कर रही हूँ। मैं तो पूछ रही हूँ कि अगर बनाना था तो पिछले साल बनाते। आज आपसे एक्सपेक्टेशन ये है कि सचिन पायलट जाएं वहां पे और वंडर बॉय जो होता है ना, उसकी तरह से काम करे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए, जब चुनाव में कांग्रेस पार्टी की हार हुई तो हमारे वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान जी थे। उन्होंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया और इस्तीफा देने के बाद पार्टी को एक नया अध्यक्ष नियुक्त करना था। और उस समय राहुल जी ने और कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी जी ने समझा कि उस काम के लिए मैं उपयुक्त हूँ। और आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि आज इतनी करारी हार हमारी हुई है विधानसभा में, उसके पश्चात दोबारा पार्टी को रिबिल्ड करना कोई आसान काम नहीं है। लेकिन चुनौती का सामना करना ही नौजवानों की खूबी होती है। अगर हम बुरे समय में पार्टी के लिए काम नहीं करेंगे और मेहनत कर कर दोबारा जीवित नहीं करेंगे तो फिर क्या फ़र्क रहेगा बाकी लोगों में और जो नौजवान लोग राजनीति में। आपके जो सपोर्टर्स हैं ना, वो कह रहे हैं कि अरे सचिन पायलट को तो बलि पर चढ़ा दिया गया है। जिस तरीके का विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का परफॉर्मेंस रहा है, उसके हिसाब से जो सर्वे आए हैं तो आपको तो शायद 0 से 2 सीट्स मिल रही हैं। तो समय बताएगा अनुराधा जी। लेकिन अगर सूली पर चढ़ा दिया या बलि कर दी तो उसके लिए भी हम तैयार हैं कांग्रेस पार्टी के लिए, और लड़ते हुए जाएंगे और लड़ेंगे तो जीतने के लिए लड़ेंगे। बाकी जनता जिसको जिताएगी वो सर्वमान्य है। लोकसभा के चुनावों के अंदर हम लोग चुनाव इसलिए नहीं लड़ रहे हैं कि हमें सिर्फ खाना पूर्ति करनी है। हम लड़ेंगे तो डंके की चोट पे लड़ेंगे, ईंट से ईंट बजाएंगे और जीत के दिखाएंगे। हार जीत हो ना हो अलग बात है, लेकिन हम जीतेंगे इस सोच के साथ, इस संकल्प के साथ हम मैदान में उतरेंगे। जिस तरीके का विधानसभा के चुनाव में हुआ कांग्रेस का राजस्थान में, वैसा परफॉर्मेंस शायद पहली दफा हुआ है कांग्रेस की हिस्ट्री में। वर्स्ट सिनेरियो था 77, उसमें भी शायद आपकी 40-42 कुछ सीटें आई थी। इस करारी हार का रीजन आप क्या मानते? क्या जो सेंटर के खिलाफ माहौल था वही रीजन है? क्या है? मुझे लगता है कि कोई भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि हम लोग चुनाव हारेंगे और इस प्रकार से हारेंगे। आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि 200 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस पार्टी की मात्र 21 सीट आई हैं और इतना खराब प्रदर्शन हमारी पार्टी का हमारे इतिहास में आज तक हुआ नहीं है। और इसके अनेकों कारण हो सकते हैं, उस पर हम लोग चर्चा कर भी रहे हैं। कुछ ऐसे मुद्दे थे जिसका नुकसान पार्टी को उठाना पड़ा, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, चाहे वो कुछ लोकल इश्यूज ऐसे हों जिसको लोगों ने नापसंद किया, और बहुत सारे इश्यूज मिलके एक ऐसी अंडरकरंट पैदा हुआ जिसका एहसास हमको भी नहीं था कि हम लोग इतनी कम सीटों पर रह जाएंगे। लेकिन बहरहाल जो हुआ सो हुआ। अब उससे सबक लेने का समय है और उसको बड़ी विनम्रतापूर्वक उस मैंडेट को हमने स्वीकार किया है। जनता ने कहा कि आप इसी लायक हैं कि आप 20 सीट जीतेंगे, आप विपक्ष में बैठिएगा। हमने पूरे हाथ जोड़ के उसको कहा कि जनता का आदेश सर आंखों पर। लेकिन हम ये सोचकर बैठे कि हम चुनाव हारे थे और अब हम हथियार डाल देंगे, तो ऐसा हम तो करने वाले नहीं हैं। ये बात सच है कि हार हुई और प्रचंड बहुमत मिला है बीजेपी को, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि राजनीति में जो विपक्ष की जो भूमिका है वो कोई कम हो जाती है। प्रजातंत्र में ऑपोजिशन पार्टी का उतना ही महत्वपूर्ण रोल होता है जितना सत्ता पार्टी का होता है। हम
जनता ने कहा 5 साल के लिए ऑपोजिशन में बैठिएगा, हम बैठेंगे, लेकिन हम सरकार को सचेत भी करेंगे। अगर कोई गलत नीति बनेगी, गलत कोई कार्यक्रम होगा, जनता के अहित में कोई काम करेगा तो हम पर लोग एक सड़कों बात पर भी बताइए, आएंगे। जिस तरीके से यंग लोगों को, यंग प्रेसिडेंट को वहां राजस्थान में भेजा गया, कि सचिन पायलट वहां भी नए और सिर्फ युवा लोगों को नहीं, बढ़ा ऐसा रहे नहीं। हैं? निश्चित रूप से अगर मैं वहाँ पर हूँ तो पार्टी ने कुछ सोचकर मुझको वहाँ भेजा है और मुझे जिम्मेदारी दी गई है कि नए लोगों को कैसे कांग्रेस पार्टी से हम लोग जोड़ेंगे। लेकिन ये सोचना कि सारे ही मेरे साथ काम करने वाले लोग वो सब मेरे से कम उम्र के होंगे, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि जिन लोगों ने दशकों तक अपना योगदान दिया है पार्टी के लिए सरकार के अंदर, जिनका एक्सपीरियंस 20, 30, 40 सालों का है, उनका पूरा योगदान हम लोग लेंगे और उन सब के मार्गदर्शन के बाद, उनसे सलाह मशवरा करने के बाद जो निर्णय मैं लूँगा पार्टी अध्यक्ष के नाते, वो सबकी सम्मति से होगा। उसमें मिश्रण होगा नौजवानों का, यंग लोगों का और एक्सपीरियंस लोगों का, बिकॉज मैं नहीं चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी वंचित रह जाए उस लाभ का जो हम ले सकते हैं। सचिन पायलट, एक बात बताइए कि कांग्रेस में ऐसा क्या हो गया कि हर चीज हो रही है लेकिन वो लेट हो रही है? आपको अगर सिलेंडर देना था, 12 सिलेंडर दे रही है कांग्रेस पार्टी, उसे ये उसी समय कर देते जब 9 दे रहे थे। सचिन पायलट को अगर प्रदेश अध्यक्ष बनाना था तो पिछले साल बना देते। इस तरीके के ये से गोचा क्यों हो रहा है? ये गोचा जिसे कहते हैं, ये क्यों हो रहा है आपकी पार्टी में? ये कोई गोचा नहीं है, लेकिन इस प्रकार की एक परसेप्शन क्रिएट होती है कि ये काम आज हो रहा है, ये 2 साल पहले क्यों नहीं किया, आपने सिलेंडरों में बढ़ोतरी करी है, ये पहले क्यों नहीं करी थी। देखिए, सरकार को चलाने में हम लोग अपना एक जजमेंट कॉल करते हैं और ये बात सही है कि हम लोगों को कटौती करनी थी सब्सिडी के अंदर, लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी की अगर सोच होती है, अगर हमको लगता है कि हमने कुछ कदम उठाया, उसमें कुछ एडजस्टमेंट या चेंज करना ज़रूरी है, तो समय समय पर हम उसको भी करते हैं। अब कोई हमने निर्णय लिया और उसको लागू करने में हमें लगता है कि जनता को सहूलियत नहीं हो रही, तो हम कोशिश करते हैं उसको बैलेंस करने की। इसका ये मतलब नहीं है कि ये काम बहुत पहले हमने क्यों नहीं किया। ये सवाल आप तो हर चीज़ के लिए उठा सकते हो कि भारत को आज़ादी 47 में क्यों मिली, सन 30 में क्यों नहीं मिली। लेकिन जब आपकी सरकार पिछले 2 साल से इलेक्शन मोड में जा रही थी, तो आपको नहीं लगता है कि एक पॉलिटिकल डिसीजन पॉलिटिकल तरीके से लिया जाना चाहिए? और ऑब्वियसली लोग बोलेंगे ना, क्योंकि लोगों को तो ये लग रहा है कि अगर सरकार कुछ कर रही है तो लोगों के लिए करे, लेकिन वो बात लोगों तक तो पहुंचनी चाहिए। जब लोगों तक पहुंच ही नहीं रही है वो पूरी बात जो सरकार करना चाह रही, ये बात मैं आपकी गोचा मानता नहीं हूं। कहेंगे तो क्या कहेंगे? उसको मैं गोचा नहीं कहूँगा, लेकिन मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि जो मैसेजिंग है, जो संदेश कन्वे होना चाहिए, जिस प्रकार में, जिस रूप में और जिस खूबी से होना चाहिए, शायद हम लोग उसको नहीं कर पा रहे हैं। और इस बात को राहुल गांधी जी ने भी कहा है कि ब्रांडिंग, मार्केटिंग, मैसेजिंग जिस प्रकार की हमको करनी चाहिए, उसमें हम लोगों को बहुत ज़्यादा हुनर प्राप्त है नहीं, क्योंकि काम करने में हमारी कोई कमी नहीं है। अगर आप आंकड़े उठाएंगे, जो टेंजिबल हमने वर्क्स किए हैं 10 साल में, उनकी भूमिका को नापेंगे पिछली एनडीए की सरकार से, तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। लेकिन ये बात सही है कि हमें जिस प्रकार से अपना वो होता है प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन जो करना चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं हम लोगों को और बल देने की ज़रूरत है। अभी फिलहाल राहुल गांधी ने अब एक इंटरव्यू दिया, आपको लगता है कि ये राहुल गांधी को पिछले 1-1.5 साल पहले से बातें करना शुरू कर देना चाहिए था? फिर वही बात अब कर रहे हैं, इसलिए आप कहती हैं 2 साल पहले क्यों नहीं किया। अरे उन्होंने आज किया, और आप देखिएगा उस इंटरव्यू के बारे में कोई जो मर्जी बात करे। मेरा मानना है कि जितना कैंडिडली उन्होंने बातों को रखा और किसी बात से हिचकिचाए नहीं, हमारे जो बाकी भाजपा के नेता हैं उनमें से ऐसे कितने लोग हैं जो 1-on-1 इस प्रकार का 2 घंटे इंटरव्यू कर सकते हो? वो तो माइक फेंक के और चले जाएं और आपका चैनल ही बंद करा दें कि आपने ऐसा सवाल पूछा ही कैसे। तो ये इंसान को कंपैरिजन भी करना चाहिए। लेकिन एक बात तो आप मानेंगे कि गड़े हुए जो मुर्दे थे, 1984 का रायट, ये सारे मुर्दों को राहुल गांधी वापस लेके चले आए हैं। तो क्या इस बार का इलेक्शन दंगों के ऊपर होगा, दंगों की परछाई में होगा? होना भी नहीं चाहिए, और मैं मानता हूँ ऐसा होगा भी नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान का जो मतदाता है वो बड़ा समझदार व्यक्ति है। उनको पता है कि हमें भविष्य की तरफ देखना है। जो भी दंगे हुए हों, किसी प्रदेश में हुए हों, किसी ने भी कराए हों ना कराए हों, उस पर राजनीति करना मैं समझता हूँ ठीक नहीं है। लेकिन कोई आप सवाल मुझसे आज पूछेंगे इस इंटरव्यू में, तो मुझे जवाब देना चाहिए और मैं दूंगा भी। इसी प्रकार राहुल गांधी से जो पूछा गया उसका उन्होंने साफ साफ उत्तर दिया, उसमें कोई डॉजिंग नहीं करी, किसी को इग्नोर क्वेश्चन को नहीं किया और बड़े बेबाकी से अपनी बात को रखा। और मुझे लगता है पॉलिटिक्स में कोई बात को पसंद करे या ना करे, लेकिन अपनी अंतरात्मा से जो आपके जहन में बात आती है उसको साफ साफ बोल देना चाहिए। आपकी पार्टी में एक नई चीज़ शुरू हुई है, प्राइमरीज। उसमें राजस्थान के दो कॉन्स्टिट्यूएंसीज आई हैं, बीकानेर और झुंझुनू।
सचिन पायलट की कॉन्स्टिट्यूएंसी क्यों नहीं आई? आ जानी चाहिए थी, मुझे कोई आपत्ति उसमें नहीं है, लेकिन प्रदेश भर में 15 या 16 ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जो पार्टी ने चुनी है इस काम को कराने के लिए। और ये बहुत एक पॉजिटिव सोच है अनुराधा जी। देश में इतनी पार्टीज़ हैं, पार्लियामेंट में 41 पार्टियाँ हैं, किसी पार्टी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो कमरों को खोल के अपनी पार्टी के जनप्रतिनिधियों से पूछे कि आपका कैंडिडेट कौन होगा। और कांग्रेस में पहली बार ये प्रयोग हम लोग कर रहे हैं, और 2-3 3,500 हज़ार लोग एक कमरे में बैठेंगे और सारी बातों को सोचने के बाद गुप्त मतदान करेंगे, और जिस व्यक्ति को बहुमत मिलेगा वो पार्टी का, वहीं पर हम लोग उसको ऑफिशियल कैंडिडेट डिक्लेयर कर देंगे। इससे ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी टिकट सिलेक्शन में नहीं हो सकती। ये तो कहते हैं अरविंद केजरीवाल की राजनीति के साइड इफेक्ट्स हैं। एक सेकंड, अरविंद केजरीवाल जी का आप मुझे बताइए, जितने लोग आम आदमी पार्टी के चुनाव जीत कर आए हैं, जिन लोगों ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया है, कितने ऐसे लोग हैं जो अपने एमएलए का नाम तक जानते होंगे? और अरविंद केजरीवाल जी ने कभी जनता से पूछा कि इस क्षेत्र में एमएलए का चुनाव किसको लड़ाऊंगा मैं? उन्होंने नहीं पूछा। जो पसंद आया उसको वहाँ पे कैंडिडेट बना दिया। अब वो अलग बात है, पार्टी को सहानुभूति थी, झाड़ू का सिंबल बड़ा पॉपुलर हो गया था, लोगों ने बटन दबा दिया। आज भी मैं दावा कर सकता हूँ कि ज़्यादातर जो मतदाता दिल्ली के हैं वो नहीं जानते कि उनके एमएलए कौन है आम आदमी पार्टी के, ना नाम ना शक्ल। सिर्फ एक अरविंद केजरीवाल जी की ही शक्ल हर जगह दिखती है। तो अरविंद केजरीवाल जी ने भी कभी ये प्रयोग नहीं किया। उनको जो पसंद आया उस व्यक्ति को अपना कैंडिडेट बना दिया। वो कभी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके लोगों से नहीं पूछा कि आपका उम्मीदवार कौन होना चाहिए। और इसलिए राहुल जी का जो प्रयोग है ये बड़ा एक यूनिक एक्सपेरिमेंट है भारत की राजनीति में। लेकिन आपके जो नेता है राहुल गांधी, वो अरविंद केजरीवाल की राजनीति और अरविंद केजरीवाल स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स से लगता बहुत इम्प्रेस्ड हैं। हमेशा बोलते हैं कि वो पॉलिटिक्स बड़ी अच्छी है, बहुत सहज है। ऐसा नहीं, उन्होंने एक बार जरूर कहा था कि जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी ने लोगों से कनेक्ट करने की जो एक बड़ा नॉन कन्वेंशनल जो तरीका अपनाया है वो देखने लायक है, क्योंकि हम लोग ट्रेडिशनल पार्टीज़ हैं, हमारे काम करने का ढंग बने हुए हैं और हम सालों साल से उसी प्रकार से काम करते हैं। लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स जाके जो कनेक्ट करने की एक एस्पेक्ट थी आम आदमी पार्टी के काम करने की, उसको राहुल जी ने जरूर कहा, और मैं मानता हूं कि एक यूनिक एक्सपेरिमेंट था और वो कामयाब काफ़ी हद तक हुआ था। लेकिन किसी पॉलिटिकल पार्टी से अगर कोई अच्छा काम करता है या कुछ यूनिक काम करता है या ऐसा काम करता है जो जनता को पसंद आता है, उससे उसको देखने में और उससे सबक लेने में कोई बुराई किसी बात की नहीं। सचिन पायलट को अरविंद केजरीवाल की पार्टी की पॉलिटिक्स कैसे लगती है? देखिए, ये एक एजिटेशन था, उसको चैलेंज किया गया कि आप पार्टी बना के राजनीति करिए, और जहाँ तक उस चैलेंज को एक्सेप्ट करने की बात है, मैं दाद देता हूँ उनके करेज की कि उन्होंने चैलेंज को एक्सेप्ट किया, एक पार्टी बनाई, और जिस व्यक्ति के पीछे चलकर वो फेमस हुए थे अरविंद केजरीवाल जी, अन्ना हजारे जी, उनको भी उन्होंने कहा कि आप नहीं करिए तो हम करें। उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया, एक पार्टी बनाई, और बहुत कम समय में इतनी सारी सीट जीत कर वो आए, तो उसका क्रेडिट तो उनको मिलना चाहिए। लेकिन वो भूख हड़ताल का समय, एजिटेशन का समय, धरने का समय और जलसे निकालने का समय अब ख़त्म हो गया। अब तो उनको गवर्नेंस दिखाने का समय है, और जो वादे किए थे उसको पूरा करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने बाहर से समर्थन उनको दिया था। लेकिन जिस प्रकार का अब हम देख रहे हैं, एज चीफ मिनिस्टर भी एजिटेशन और फाइलें सड़कों पे साइन करना और धरना देना और अपने आप को एनार्किस्ट बोल देना, और उनके मंत्रियों के जो वक्तव्य आ रहे हैं कोई बहुत एनकरेजिंग नहीं है, जिस प्रकार के शब्द का वो प्रयोग करते हैं उनके मंत्री। इसलिए गवर्नेंस और डिलीवरी अलग होता है, एक एजिटेशन और एक वोट लेने का टाइम अलग होता है। तो नाउ आम आदमी पार्टी की जो सक्सेस होगी आने वाले समय में, पॉलिटिकल सक्सेस, वो डिपेंड करेगी कि वो दिल्ली में किस प्रकार की गवर्नेंस देते हैं। एक बात बताइए, उनका परफॉर्मेंस, आप जैसे कह रहे हैं कि उनके गवर्नेंस के इश्यूज अभी शुरू नहीं हुए, तो आपको नहीं लगता कि कांग्रेस को अपने जो उन्होंने सपोर्ट किया हुआ उसको दोबारा से सोचना चाहिए? जिस तरीके की वो बातें कांग्रेस के लीडर्स के लिए कह रहे हैं। कोई एक पॉलिटिकल व्यक्ति या एक पॉलिटिकल पार्टी 100 या 1000 लोगों की लिस्ट बना दे कि ये ईमानदार है, ये बेईमान है, तो वो तो जज एंड जूरी नहीं है हिंदुस्तान के। हर आदमी को कहने की पूरी छूट है। लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूँ, लोग हमेशा आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस पार्टी उसको सपोर्ट करती है ताकि वो बीजेपी का नुकसान कहीं कर दे। लेकिन आप आंकड़े उठा के देख लीजिएगा, 70 में से 8 सीट पे कांग्रेस पार्टी आ गई। सबसे ज़्यादा वोट बैंक अगर किसी का नुकसान हुआ है तो कांग्रेस पार्टी का हुआ है। तो हम जानबूझ के अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगे कि भाई हमारा नुकसान करिएगा? क्यों कांग्रेस पार्टी उनको सपोर्ट कर रही है? देखिए, जनादेश हमारे खिलाफ था, तो फिर एक मिनट, बैठ जाते आराम से, हम बैठे हुए थे, लेकिन जनता ने वोट डाला था एक सरकार बनाने के लिए। जनता ने वोट नहीं डाला था कि आप यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए। उस बीजेपी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं थी, और कोई ना कोई सरकार बनाता। और देखो, 28-29 सीट उन्होंने जीती थी,
तो हमको लगा कि अगर जनता चाहती है कि इनको मौका मिलना चाहिए तो हम लोग क्यों नहीं इनको मौका दें और अपने आप को प्रूव करें। और हमने शुरू में कहा था अगर आप अच्छा काम करेंगे तो 5 साल तक हम आपको सरकार चलाने देंगे, हमें कोई मज़ा नहीं आता सरकार गिराने में या फिर समर्थन वापस लेने में, लेकिन आपको डिलीवरी करनी पड़ेगी। अभी 1.5 महीना करीब हुआ है और आपके सामने जो काम आए हैं सबने उसको देखा है। लेकिन आपकी ही पार्टी के लीडर्स के ऊपर सबसे ज्यादा उनका वार चल रहा है। वो चलाते रहे वार, भाई वार चलाने के लिए वो सरकार में नहीं आए हैं, किसी पर आरोप करने के लिए वो सरकार में नहीं आए। वो तो जनता को जो पानी और बिजली और सिक्योरिटी और गवर्नेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते थे, 70 विधानसभाओं में 70 मैनिफेस्टो बनाए थे, उनको लागू करने के लिए सरकार में आए हैं। इसके लिए हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं और मैं तो उम्मीद करता हूं कि अपने काम में वो कामयाब होंगे, इसलिए हम लोग उनसे बाहर को समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम लाल बत्ती कल्चर जो है उसको खत्म कर देंगे। आपको क्या लगता है कि लाल बत्ती कल्चर खत्म हो जाना पहली बात तो चाहिए? कल्चर जो वर्ड है ना, उसको ख़त्म करने के लिए कोई एक मंत्री, एक मुख्यमंत्री, एक प्रधानमंत्री नहीं कर सकता। कल्चर होता है एक सोशल कल्चर, एक परसेप्शन होता है, उसको ख़त्म करने के लिए, ठीक करने के लिए सबको साथ लेकर चलना पड़ता है। और मैं बात को मानता हूँ कि एक ऐसा कल्चर जो आप बात कर रही हैं कि लाल बत्ती और एक पॉलिटिशियंस की जो इमेज थी उसको सुधार करने की ज़रूरत सब मानते हैं, मैं भी मानता हूँ उस बात को, लेकिन उसको करने के लिए भी कोई आप सरकारी आदेश जारी कर देंगे या लोगों को पाबंद कर देंगे, इतना कामयाब नहीं होगा। लेकिन आप सबको कॉन्फिडेंस में लेंगे और जनता की जो फीडबैक है, जो उनकी राय है, जो उनका परसेप्शन है, उसको संज्ञान में लेकर अगर कुछ काम करते हैं तो ज़्यादा कामयाब है। ये बताइए कि कांग्रेस पर सबसे ज़्यादा वंशवाद को बढ़ाने का आरोप लगता रहता है। लोग कहते हैं कि अगर सचिन के पायलट नाम नहीं होता तो सचिन पायलट कुछ भी नहीं होते, फिर क्या होते? संभवतः हो सकता है, लेकिन ऐसे अनेकों नाम हैं जो इस देश में बड़े बड़े पदों पर रहे, कांग्रेस के और बाकी पार्टियों के, जिनके परिजन भी राजनीति करना चाहते थे, करने की कोशिश भी करी और जनता ने स्वीकार नहीं किया। बहुत से ऐसे लोग हैं। और अगर कोई प्रजातंत्र में चुनाव लड़कर चुनाव जीतता है तो जो वहाँ का जो मतदाता है, एक लोकसभा में होते हैं 20 लाख मतदाता, 20 लाख लोगों के जो कलेक्टिव विजडम को आप चैलेंज कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। अगर कोई जीत के आता है उसका हमको सम्मान करना चाहिए, वो सरपंच हो, प्रधान हो, MP MLA हो। लेकिन किसी परिवार में जन्म लेना उसके लिए एक डिस्क्वालिफिकेशन। राहुल गांधी हमेशा बोलते रहे कि डायनेस्टीज नहीं आनी चाहिए पॉलिटिक्स में। लेकिन ये जो यंग ब्रिगेड है कांग्रेस की, वो सब किसी न किसी के बेटे हैं, बेटी हैं, भाई है, भतीजा है। ये बात आप कैसे आप लड़ मैं पाइएगा? बताता हूँ आपको दिक्कत क्या है कि जिन नामों की आप चर्चा करना चाह रही हैं, जैसे मैं हूँ या मेरे कुछ कॉलीग्स हैं, अगर 100 लोग ऐसे नौजवान कांग्रेस पार्टी में काम कर रहे हैं, MLA MPs, हम 15-20 लोग किसी परिवार से संबंध रखते हैं, तो चर्चा उन्हीं नामों की होती है। बाकी जो 80 लोग बेचारे जो चुनकर आते हैं वो ना तो सुर्खियों में रहते हैं, ना उनकी कोई चर्चा करता है, और ये हो सकता है स्वाभाविक हो। लेकिन ऑन बैलेंस आप देख लीजिएगा पूरे हिंदुस्तान भर में जिन लोगों को राहुल गांधी जी ने प्रमोट किया है पार्टी में, सरकार में, सारे ही किसी पॉलिटिकल कुनबे से जुड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है। और मैं फिर कहता हूँ, अगर आप में वो क्वालिटीज़ हैं, अगर आप जनता से कनेक्ट हो, अगर आप बीच में चुनाव जीत कर आते हो लोगों का और आपको लोगों का आशीर्वाद प्राप्त है, तो आप किसी परिजन के संबंधित पॉलिटिकल फैमिली से रिलेटेड हो, वो आपके लिए डिस्क्वालिफिकेशन बन जाए, उस बात को मैं नहीं मानता। आप किस कोख में जन्म लेंगे ये आपके ऊपर तो होता नहीं, आप किस धर्म के बनेंगे, किस जाति के होंगे, किस घर में पैदा होंगे, ये तो ऊपर वाला तय करता है। तो हम जहाँ पैदा हुए वो तो ऊपर वाले के हाथ में है। लेकिन अब हम लोग अपने काम में, अपने पॉलिटिक्स में किस प्रकार से पेश आते हैं वो हमारे ऊपर है, और उस पर लोगों को जज करना चाहिए कि ये व्यक्ति चुनाव जीत सकता है कि नहीं जीत सकता। ये अगर चुनाव लड़ता है तो जीतने के बाद इसको कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कितनी गंभीरता से डिस्चार्ज करते हैं, उस पर लोगों को जज करना चाहिए। सचिन पायलट कितनी सीट देख रहे हैं लोकसभा में? देख, हम पिछली बार जीत कर आए थे 20 सीट 25 में से। अब हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम कम से कम उतनी सीट जीतें, और अगर कुछ मिल जाएंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन क्या सरकार आपकी तो बनती दिखती नहीं? यही सर्वे बात, आ रहे हैं हाँ, जो यही सर्वे 2004 में आए थे, जहाँ कहा था इंडिया शाइनिंग एनडीए दोबारा सरकार बनाएगी, हमने सरकार वो बीत बनाई। गया, बहुत 2009 में लोगों ने कहा था कि अब अडवाणी जी PM कैंडिडेट बन गए हैं, लौह पुरुष PM कैंडिडेट बन गए हैं, कांग्रेस पार्टी नहीं जीत सकती, हम फिर जीत के आए थे। 2014 में फिर आप सब लोग कह रहे हो ये तो सफाया हो गया, ये तो गोल है पार्टी, इसको जीतने का कोई संभावना ही नहीं है। अब आप देखिए आज जब परिणाम जब आएंगे पता पड़ेगा आपको। एक तरफ नरेंद्र मोदी है जो इतने दमखम से बोलते हैं, हर बात इतने जोर से रखते हैं, लोगों को गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, गुजरात की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आपकी पार्टी में अभी तक प्राइम मिनिस्टीरियल कैंडिडेट संभावित है, डिसाइडेड नहीं है। डिसाइडेड तो कभी होता भी नहीं था, ना होना चाहिए, क्योंकि MP जीत के आते हैं, वो अपना लीडर चुनते हैं, ये प्रावधान संविधान के अंदर है। अब आप चाहो कि आप जो प्रावधान को उलट कर आप पहले से ही डिसाइड करो कि साहब यही बनेंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर। और मोदी जी जब प्राइम मिनिस्टर पद के लिए घोषित हुए थे, पहला परिणाम क्या निकला? आडवाणी जी ने इस्तीफा दे दिया,
एनडीए जो संख्या बल 22 था वाजपेयी जी के टाइम पे, आज दो में सिमट गया है। और पार्टी के अंदर भी आज वो तो आरएसएस संघ परिवार का दबाव है, इसलिए सब लोग चुप बैठे हैं। लेकिन आज भी भाजपा के अंदर जो शीर्ष नेतृत्व है पार्टी का, वो बहुत ज़्यादा कोई संतुष्ट है उनके पीएम के पद की घोषणा से, मैं नहीं मानता हूँ। लेकिन वो उनका इंटरनल मामला है, उसमें हम लोग काय को पड़े। लेकिन मोदी जी का ये बात ठीक है, वो बहुत अच्छा भाषण देते हैं और 24 घंटे टेलीविज़न पे आते रहते हैं और गवर्नेंस की बात करते हैं। लेकिन आप अगर पर्दा हटा के देखेंगे तो अंदर जो बीजेपी हो, चाहे मोदी साहब हो, वो इन्वेस्टमेंट, गवर्नेंस, जॉब क्रिएशन और ये बात करते हैं। लेकिन अंदर भी आज भी उनका मुद्दा वही है, हिंदुत्व का, राम का, मंदिर का, मस्जिद का, अयोध्या का, 370 तमाम बातें। लेकिन आज समय बदल गया अनुराधा जी। आज से 30 साल पहले आप रथ पे चढ़कर बोल सकते थे कि राम मंदिर नहीं बनेगा और मस्जिद टूटनी चाहिए, फलाना ढिमकाना। आज इतना मीडिया प्रेजेंस है, सब लोग सवाल पूछते हैं, तो अब मैसेजिंग बड़ी सटल हो गई है, सटल मैसेज करते हैं, भाषण बड़े बड़े देते हैं। मुजफ्फरनगर के दंगे आप देख लीजिए, यूपी के अंदर हुए। देश भर में ऐसी एक लोगों के अंदर भड़काने वाली बातें हो रही हैं, ग्राउंड लेवल पर आप देख रहे हो रहा है और मैं समझता हूँ इसको चेक करने के लिए अगर कोई एकमात्र पॉलिटिकल ताकत इस देश के अंदर है तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी है, जो इस पोलराइजेशन को चेक करेगी और समाज को और देश को तोड़ने से बचा सकती है। आपने बोला कि एनडीए जो है वो 2 होके रह गई, तो यूपीए भी तो टूट के खत्म हो गई। यूपीए में कहाँ रह गए? यूपीए के सारे साथी चिटक पड़े, ममता कहीं और हैं, एनसीपी जाने की तैयारी में लग रहा है। शरद पवार जी जिस तरीके से बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अरे ऐसा कुछ नहीं है। 15 साल से हमारी सरकार महाराष्ट्र में एनसीपी के जो लीडर हैं वो नरेंद्र मोदी से गुपचुप बातें कर रहे हैं, तो ये सब तो चीजें सामने हैं। पवार साहब डिनाई कर चुके हैं कि हम उनकी मुलाकात मोदी साहब से नहीं हुई। और लेकिन किसी से मिलना ना मिलना कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। आप ऑन द ग्राउंड देख लीजिएगा, 15 साल से कांग्रेस एनसीपी की सरकार महाराष्ट्र में रही है और 10 साल से हमारे यूपी के वो एक बड़े इंपॉर्टेंट एलाय रहे हैं। और आप कह रहे हैं लोग छोड़ देते हैं यूपीए को, आ जाते हैं, लेकिन भारतवर्ष में 10 साल तक एक स्टेबल सरकार हम लोगों ने दी है कि नहीं दी है? लोग पहले कहते थे कांग्रेस पार्टी तो बड़ी अहंकारी पार्टी है, उनको कोलिशन चलाना आता ही नहीं है। हमने कोलिशन चलाई, सक्सेसफुल चलाई, चाहे कुछ भी हो। आज भी हम बहुमत में हैं लोकसभा के अंदर और 10 साल से हम लोगों ने एक स्टेबल सरकार देश को दी है। एक बात बताइए कि प्रफुल्ल पटेल ये कह रहे हैं कि अगर एसआईटी ने मोदी को क्लीन चिट दे दी तो ये मुद्दा क्यों उठ रहा है बार बार? लेकिन ये मुद्दा उठाता कौन है? जो पीड़ित परिवार हैं वो न्याय के लिए न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाते हैं, तो उसमें किसी को क्या पीड़ा हो सकती है? अगर एसआईटी ने कुछ निर्णय दिया है, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तो नहीं है, लेकिन जिन लोगों की दंगों में मौत हुई है उनके परिजन अगर न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो उसमें किसी को आप क्या आपत्ति हो सकती है? क्या सचिन पायलट मानते हैं कि मोदी को क्लीन चिट मिलना चाहिए? मोदी जी को क्लीन चिट देने वाला ना तो मैं हूं और ना प्रफुल्ल पटेल जी हैं। अगर उनको क्लीन चिट कोई दे सकता है तो देश की जनता दे सकती है, सुप्रीम कोर्ट दे सकता है। और मेरा तो मानना है कि न्यायपालिका के सामने सब लोग बराबर हैं। कोई मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, टीवी एंकर हो या नेता हो, सब कानून के लिए बराबर हैं और न्याय अल्टीमेटली सच सामने आएगा, जो भी वो सच हो। मैं नहीं कहता हूं कि ये सच ये था या झूठ वो था, जो भी होगा प्रक्रिया के माध्यम से निकलेगा। और सुप्रीम कोर्ट का अगर कोई निर्णय आता है तो उसको सबको मानना पड़ेगा। लेकिन क्लीन चिट देने वाला कोई एक पॉलिटिकल पार्टी या एक नेता नहीं हो सकता, ये काम न्यायपालिका का है। राजस्थान का जो जातीय समीकरण है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आज क्या कांग्रेस जाटों को आरक्षण दे रही है? कि जहाँ तक आपने कहा जातीय समीकरण बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये देश बदल रहा है और जिस प्रकार से शहरीकरण हो रहा है, गांवों के अंदर भी जो नौजवान लोग हैं उनको इतना मतलब नहीं है कि हमारा एमएलए, एमपी, सरपंच किस जाति बिरादरी का है, लेकिन इंसान नेक है, अच्छी छवि का है, मेहनती है, कर्मठ है, लोग उसको आज पसंद कर रहे हैं। और हमारी पार्टी में हम लोग बहुत ज़्यादा ओवर एम्फेसिस इस बात पर नहीं डालते हैं कि इसका गोत्र क्या है, इसकी जाति क्या है। इलेक्शन से पहले जाटों का रिजर्वेशन, देखिए जहाँ तक रिजर्वेशन की बात है, ये आज का नहीं, ये कई सालों से चल रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये अपने अंतिम निष्कर्ष पर बहुत जल्दी पहुंच जाएगा। कई सालों से मुहिम चल रही है और जो भी इसका लॉजिकल कंक्लूजन होगा वो आपके सामने आएगा। जो आपके डिट्रैक्टर हैं, खास करके वसुंधरा जी, आज की डेट में वो कहती हैं कि सचिन पायलट क्या हैं, जब राजस्थान में आते हैं तो पगड़ी पहन लेते हैं, अदरवाइज ही इज अ स्टिफेनियन, वो जुड़े हुए नहीं हैं। देखिए मैं तो उनका बड़ा सम्मान करता हूँ और मेरी कोई जातीय व्यक्तिगत दुश्मनी किसी से नहीं है और मेरे बारे में अगर कोई ऐसी बात कहता है तो वो उनकी सोच हो सकती है। लेकिन अब मैं पगड़ी साफा पहनता हूँ या किस कॉलेज में पढ़ा हूँ और ये दोनों बात सच हैं। मैं अच्छे कॉलेज में पढ़ा हूँ, मुझे बड़ा फ़ख्र है कि मैं अच्छे कॉलेज में पढ़ा हूँ और मुझे इस बात का भी फ़ख्र है कि जब मैं गांव देहात में जाता हूँ तो मेरी जो परंपरागत पहचान है, मेरे पगड़ी और साफा, वो मेरे सर पर हमेशा रहता है। वही तो कहती हैं कि वो तो सिर्फ यहीं आके करते हैं, अदरवाइज वो जुड़े हुए नहीं है। अब ये तो जनता बताएगी कि कौन जुड़ा हुआ है, कौन नहीं जुड़ा हुआ। लेकिन जहाँ तक मेरी बात है, मुझे 2 बार पार्टी ने मौका दिया, मैं 2 बार चुनाव लड़ा और दोनों बार
जनादेश मेरे पक्ष में रहा, तो जो चुनाव जीत के आते हैं कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ जुड़ाव तो जमीन से होता होगा, इसलिए लोग जीत के आते हैं। आपने पहला चुनाव दौसा से लड़ा, फिर अजमेर चले गए, क्या तीसरी बार भी सीट बदलने की ख्वाहिश ये है तो क्या? बात आप ऐसी करिए कि हमने आज यहाँ छुट्टी मनानी है, कल हम अगली चले गए। मैं जिस संसदीय क्षेत्र से सांसद था वो सीट रिजर्व हो गई थी, आरक्षित हो गई थी, वहाँ से हम चुनाव लड़ ही नहीं सकते थे। और फिर पार्टी ने मुझे अजमेर जाने के लिए कहा, और अजमेर ऐसा नहीं था कि वहाँ कांग्रेस का बहुत बड़ा गढ़ था। पिछले 25 साल में लगभग हर चुनाव पार्टी वहाँ से हारी थी, तो बड़ा चुनौतीपूर्ण चुनाव था, लेकिन वहाँ लोगों ने हमको आशीर्वाद दिया, वहाँ से मैं चुनाव जीत कर आया। और आज मैं इस पद पर हूँ जो मैं पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, और जो भी पार्टी निर्णय करेगी मेरे लिए वो सर्वमान्य होगा। चुनाव लड़ना है, नहीं लड़ना है, कहाँ से लड़ना है, ये व्यक्ति विशेष का निर्णय नहीं होता, ये तो जो पार्टी डिसाइड करेगी पार्टी के हित में उसका पालन करा जाएगा। थैंक यू सो मच सचिन पायलट। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे सचिन पायलट आमने सामने में। मैं अनुराधा प्रसाद किसी नई पर्सनालिटी के साथ आपसे फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।